अब मेरे ना गंगा के साथ दो तरह के रिश्ते हो जाते हैं। एक में मैं गंगा पर गुस्सा हो जाती हूँ बहुत, क्योंकि मैं तो अभी तक गंगा के काम से बहुत खुश नहीं हूँ और उसके लिए मैं खुद को जिम्मेवार नहीं मानती हूँ। फिर मुझे गंगा पर गुस्सा आ जाता है तो मैं कहने लग जाती हूँ अपना काम खुद क्यों नहीं करती हो। फिर याद आता है कि वो कहती है कि मैं तो अनादिकाल से अनंत काल तक हूँ, तुम जल्दी क्यों कर रही हो। वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक है ना, सरकारें आने जाने में आया है, मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये पानी के भूतपूरे हैं, लेकिन गंगा की धारा तो सतयुग से कलयुग तक चतुर्युगी को पार करके बहने वाली धारा है। तो वो कहने लग जाती है कि मैं जल्दी क्यों करती हो। अब जैसे मैं अभी ऊपर गई तो मैंने शांता जी की तरफ देखा और मैंने कहा दीदी तुम तो पुत्रष्टि यज्ञ में सौंप दी गई ऋषि को। तो मैंने देखा कि शुद्धि ऋषि जी बहुत गुस्सा होकर के मुझे देख रहे थे कि तुम क्या समझती हो कि मैं शांता की योग पति नहीं था। तब मैंने माफी मांगी कि मेरी महाराज गलती हो गई, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगा जैसे ऋषि जी को खुश करने के लिए दशरथ ने अपनी कन्या सौंपी पुत्र के लिए। युगों से अभी चली आ रही तो ऊपर ही मैंने देखा तो सिद्धि ऋषि जी ने, मैं उनकी आंखें देख रही थी, जैसी डांट पड़ी उधर से तो फिर मैं एकदम चुपचाप नीचे उतर आई। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ एक बार यहीं तक पानी था जब मैं पहली बार आई और सबने मेरे को कहा कि आप नाव पे नहीं आना। एक लड़का छोटा सा नाव चला रहा था, आपको याद है? अकेले चड्डी पहने हुए जाओ, 10-11 साल का था। मैं नाव पे बैठ गई, मैंने चलो अपन चलते हैं। अब पुलिस वाले चिल्लाते रहे तब तक तो हम बीच धारा में ही चले गए। अब लड़के को मुझे पैसा दिया, वो भी सही में विशाल राज का वंशज ही था, बोला मैं नहीं लूंगा। छोटा सा बालक था 10-11 साल का, बहुत कुछ कारा मनाया, ले लो भैया, बड़ी मुश्किल से लिया। ये जगह में बड़ी अकड़ है, बड़ा स्वाभिमान है यहाँ पर, इसलिए मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत वंदना करती हूँ। आप लोगों को जब गंगा का मंत्रालय बना तो मुझे लगा कि आप क्या, मुझे नहीं पता था कि अब चीजें कठिन होने वाली हैं, क्योंकि मंत्री के बारे में लोग सोचते हैं मंत्री को क्या समझते हो गया काम। लेकिन जब मंत्री कोई योजना बनाना शुरू करता है, आपने इनको कहा यादव जी को गाँव में लगा दो, फिर लगा दिए। लड़का समझ लेना कि ये पेड़ नहीं हुआ भारतीय है, इनको ध्यान रखना है इनका, बोले मैं ध्यान रखूंगा, तो लगा दिए हमने। लेकिन अगर मुझे एक भी पेड़ लगाना हो सरकारी सिस्टम में तो पहले मैं लिखूंगी पेड़ लगाया जाए, सेक्रेटरी कहेगा इस प्रस्तावना पे विचार करते हैं, फिर एफए की राय ली जाएगी फाइनेंस एडवाइजर की, फिर प्रोजेक्ट की मंजूरी होगी, फिर पेड़ लगना तो कहाँ लगना, तो उस भूमि का अधिग्रहण होना कि नहीं होना, राज्य सरकार की मंजूरी है कि नहीं। मुझे लगता है अगर मैंने मंत्री होकर तो वहाँ पेड़ लगाए होते तो अभी तक नहीं लग पाए होते, मैं आपको बताऊँ। और मैंने मेरा मंत्री वहाँ पेड़ लगा दिए और बड़े सुंदर सुंदर पेड़ वहाँ पे बता रहे कि आप आ जाओ वीडियो पेड़ देखने के लिए। तो अब आप समझ लो सरकारी सिस्टम में काम करना मैं मोदी जी से सीख रही हूँ, क्योंकि पहले का जो सिस्टम था उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का दबाव नहीं था। पहले रिश्वत खोरी होती थी, रोड में हो गई, बिजली में हो गई, वन विभाग में हो गई। अब कॉर्पोरेट सेक्टर का दबाव आ गया है, प्राइवेट सेक्टर का। वो तो ये भी फैसला करते थे पहले यूपीए की सरकार के समय कि मंत्री कौन बनेगा, आप याद करिए, पोर्टफोलियो किसको मिलेगा। तो उन्होंने इतना खराब कर दिया है माहौल कि जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ नहीं है उस काम को करवाने में बहुत प्रोसीजर सामने आते हैं, और जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का लाभ है वो काम आसानी से होता है। तो इसलिए ऐसे में गंगा तो ऐसी है कि इसमें तो कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ बदलने वाला है नहीं। मोदी जी ने उल्टा कर दिया, इधर उधर से इकट्ठा किया और गंगा जी के चरणों में 20,000 करोड़ चढ़ा दिया और मंत्री मेरे को बता दिया 200 अरब। और अब आप कहते होंगे बाप रे बाप, लेकिन मैं एक एक चरण नहीं पकड़े हुए हूँ, क्योंकि
क्योंकि मुझे लग रहा है भैया गंगा भैया का पैसा है ये तो बिल्कुल सही तरीके से ही रखना चाहिए। ये सेंटर सेक्टर है नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल यानी ये कभी खत्म नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा ये पैसा जब तक ये पूरा खर्च नहीं हो जाएगा। और सेंटर सेक्टर यानी कि हमें राज्य से कुछ नहीं चाहिए, पूरा पैसा हमारा है, हमें खाली राज्य से जमीन चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए या डाटा चाहिए राज्य से। तो ये सेंट्रल सेक्टर है, नॉन लैप्सेबल है। और गंगा की हमने 3 हिस्से किए, एक गंगा की निर्मलता, 2 गंगा की अविरलता और 3 गंगा की जीवंतता। निर्मलता के लिए सीवेज की गंदगी और उद्योग की गंदगी, जो उद्योग की गंदगी है, सीवेज की गंदगी है और लोगों के द्वारा डाला गया सॉलिड वेस्ट है, पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक की बोतल और सीवेज की गंदगी। गंगा दुनिया की 10 सबसे गंदी नदियों में है, दुनिया की, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो 4-5 शहरों में माना जाता है कलकत्ता, वो गंगा के किनारे पर है और अपनी भयानक अपनी पूरी गंदगी को गंगा में छोड़ता है। कानपुर जो मैनचेस्टर माना जाता है भारत का, वो अपनी पूरी गंदगी गंगा में छोड़ता है। बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बेगूसराय, ये प्रयाग, ये सब अपना सीवेज की पूरी गंदगी गंगा में छोड़ते हैं। और रामगंगा और काली में उसके किनारे किनारे में पल्प, पेपर, वाइन, शुगर इंडस्ट्री जितनी है वो अपनी गंदगी छोड़ती है। तो इंडस्ट्री की गंदगी, सीवेज की गंदगी, कानपुर के लेदर की गंदगी, स्लटर हाउस की गंदगी मिलाकर के इतना भयानक हो जाता है, इसलिए इसके हमने अलग अलग हिस्से किए। सीवेज के लिए कितना करना, उद्योग के गंदगी के लिए कैसा करना। सीवेज के लिए पहले तय किया कि पुराने कितने हैं, क्योंकि 29 साल से काम चल रहा था गंगा पे, 4000 करोड़ खर्च हो गए थे गंगा पे, 4000 करोड़ से स्ट्रक्चर बन गए थे, कुछ पूरे हो गए थे, कुछ आधे थे। जो पूरे हो गए थे वो नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए थे, जो जुड़ गए थे वो पूरा काम नहीं कर रहे थे और कुछ तो पूरे बन ही नहीं पाए थे। तो हमने तय किया ये लगभग 1200 MLD के हैं और गंगा की टोटल जो सीवेज की गंदगी है वो लगभग 4000 MLD की है। तो इसमें से अगर हम ये जो पुरानी स्ट्रक्चर है इनको हम कंप्लीट कर दें जल्दी, तो कम से कम 30-40% जो गंगा की गंदगी है वो अपने आप कम दिखने लग जाएगी। उनको अलग किया, उनको अलग करने के रास्ते निकाले, फिर नए के लिए नया सिद्धांत लागू किया कि ट्रीटेड वाटर ही गंगा में नहीं जाना चाहिए। वही दिक्कत खड़ी हो गई, जो पूरी दिक्कत हुई है, जो देरी हुई है वो यहाँ हुई है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि संजयपुर के जो देवता है वो भले ही किसी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक न हो, लेकिन गंगा के आप लोग मेरे मार्गदर्शक हैं। आपको जैसे बच्चा अपनी स्कूल की पढ़ाई का कार्ड पेश करता है, आपको कार्ड पेश कर रही हूँ। जो देर हुई वो यहाँ शुरू हुई कि राज्यों में DPR बनाई हुई थी और राज्यों में जो DPR बनाई हुई थी वो ट्रीटेड वाटर को गंगा में छोड़ने की बनाई हुई थी। मैंने कहा कि 29 साल की कहानी ये कह रही है कि जब कोई देखने जाता है तो ट्रीटेड वाटर छोड़ते हैं और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो सीधा गंदा पानी छोड़ देते हैं। इसलिए ट्रीटेड वाटर की ग्रेविटी गंगा की तरफ होने नहीं देना, यानी ट्रीटेड वाटर गंगा की तरफ जाना ही नहीं, उसको मोड़ करके खेती में लगाइए, बगीचे में लगाइए, रेल को दीजिए, पावर प्रोजेक्ट को दीजिए, क्योंकि सीवेज की जो पानी है वो खेती से बहुत अच्छी होती है, लेकिन गंगा में नहीं जा पाएगा। तो पूरी DPR बदलनी पड़ी 5 राज्यों की। अब DPR साल से बनने की बात नहीं होती, 1-1.5 साल लेती है। उसमें राज्य नाराज हो गए कि आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। फिर ये बात आई कि अब जब नई DPR बनेगी और ये होगा कि ट्रीटेड वाटर भी गंगा में नहीं जाएगा, तो दूसरी बात आई कि एक और समस्या आई थी, वो ये थी कि बना के चले जिम्मेवारी किसी की नहीं थी। जो कंपनी बनाएगी उसको चलाने की जिम्मेवारी भी 15 साल तक लेनी पड़ेगी और अगर बीच में उसने छोड़ दिया तो उसके एसेट्स जब्त हो जाएंगे। अब इसमें मार्केट में समझाना पड़ा क्योंकि लोग समझेंगे इसको।
अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सिद्धांत लागू हुआ था 5 साल के लिए, हमने इसको लागू किया 15 साल के लिए। तो बड़ी कंपनियां इसके लिए अंत में वो समझी, हमने मार्केट कॉन्फ्रेंसिंग करी, तो हमको लगा कि हमको दिखावा नहीं करना। और इस तरह से अंत में हमने राज्यों को तैयार किया कि जिसको हाइब्रिड एनओटी कोड कहते हैं, उस पर वो नई डीपीआर बनावे। और उस पर हमारे जो ट्रांजेक्शन एडवाइजर हमने शॉर्ट लिस्ट किए बाहर, जिन्होंने उनको सुझाव दिया कि वो डॉक्यूमेंट कैसे बनने हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हमने रिलीज करना शुरू किया सीवेज के लिए। कानपुर के लोगों से बात हुई। अब पहले कानपुर के लोगों से हमने कहा कि पहली बात तो आपसे हम ये लागू करेंगे कि आप ताजा पानी गंगा से नहीं लेंगे, आप जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा उसका ट्रीटेड वाटर आप लेंगे, और वो ट्रीटेड वाटर भी आप रिसाइकिल करेंगे, और लेकिन आप वापस उसको गंगा में नहीं छोड़ेंगे। बस यही दिक्कत आ गई, क्योंकि ये बात आई कि उसमें एक नमक आखिरी में रह जाता है। जब जीआईडी का सिद्धांत लागू होता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का, और वो नमक बहुत जहरीला होता है, तो उसको डंप कहाँ किया जाए। मैं 3-4 बार अपने इसके बात में बैठ गई, वो पर्यावरण के इंजीनियर थे, तो मेरी बात को समझ रहे थे। मैंने कहा आप डंप के लिए बात कर सकते हैं, एनएचआई से बात कर सकते हैं, तो रोड के नीचे दबा दें उसको, लेकिन लेदर इंडस्ट्री का जो पानी है वो तो गंगा की तरफ बिल्कुल एक बूंद नहीं जाने देगा। और ऐसे में बहुत दिनों तक चलता रहा। अब अंत में कानपुर की इंडस्ट्री ने कहा है कि हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए तैयार हैं। इसी बीच में मैंने योगी जी से पूछा कि आप कहो तो, क्योंकि हमारा लगभग 1000 करोड़ खर्च होगा जीआईडी पर, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी कि 1% मतलब 1 बूंद पानी भी उस गंदगी का गंगा में नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि दीदी हम तो कानपुर की लेदर इंडस्ट्री को कानपुर से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं अपना 1000 करोड़ अभी रोके लूंगी। हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन वो अभी रुका हुआ है। 5 जून तक योगी जी ने कहा है कि मुझे जवाब देंगे, और अगर वो ऐसा कर लेंगे तो 1000 करोड़ हम दूसरे उद्देश्य के लिए इसको लगाएंगे। इसी प्रकार से सीवेज के नेटवर्क और इंडस्ट्री के ट्रीटमेंट के नेटवर्क के बाद में ये तो हो गई निर्मलता की बात। अब आई अविरलता की बात, क्योंकि गंगा की धारा जगह जगह टूट गई है। हिमालय में पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुए 72, उसमें से 6 गंगा पे, जो लगभग 2100 मेगावाट के हैं। पर्यावरण मंत्रालय के साथ हमारा विचार विमर्श शुरू हुआ। कोर्ट में वो पावर कंपनियां गई हुई हैं। कोर्ट ने हमसे कहा कि सरकार अपनी राय दे इसके बारे में। मैंने राय दी मेरे मंत्रालय में, क्योंकि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की उपाध्यक्ष थी, वाइस चेयरपर्सन थी, और अब गंगा काउंसिल की हूँ। तो मेरा एफिडेविट मांगा गया, तो मैंने कहा कि मुझे पावर या एलिगेशन प्रोजेक्ट से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी भी प्रोजेक्ट में नदी को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा, न सिर्फ गंगा बल्कि भारत की किसी भी नदी पर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाएं तो ये तय करिए कि कितना पानी बाहर निकलने के लिए जरूरी है, जिससे कि नदी 24 घंटे बहती नहीं, उसकी धारा अविरल बनी, पहले ये तय हो जाए। और इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई, एक्सपर्ट लोगों ने अपनी राय दे दी है, वो राय एग्जामिन हो रही है। ई फ्लो का मतलब होता है इकोलॉजिकल फ्लो, यानी जो जैव विविधता के लिए जो जरूरी है प्रवाह जल का, पर्यावरणीय प्रवाह, उतना फ्लो कितना होना चाहिए वो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ रिपोर्ट सबमिट हो गई है विश्व के माने हुए एक्सपर्ट की, और वो रिपोर्ट अंडर एग्जामिनेशन है, उसके बाद में ही मैं उसको डिक्लेयर करूंगी। लेकिन मैं एक बात तय किए हूँ कि मैं भारत में ये सिद्धांत लागू करके रहूंगी कि आप किसी भी नदी को पूरा किसी भी बांध में नहीं रोक पाएंगे। आप बांध बना लीजिए, लेकिन एक साइड पर नदी की एक धारा को पूरे समय खुला छोड़ना पड़ेगा। और ये सिद्धांत मेरा नहीं है, ये महामना पदक मोहन मालवीय का है, और मैंने इसी का हवाला दिया है एफिडेविट में कि अंग्रेजों की सरकार ने जब भीमगोड़ा पे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा 1912 में, तो महामना ने कहा कि गंगा की धारा आप पूरी नहीं रोक सकते, आपको एक धारा अविरल छोड़नी पड़ेगी। जब ये बात आई तो पहले अंग्रेज नहीं माने, तब अंत में महामना ने कहा कि पूरे देश के राजा, पूरे
साधु और पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हो जाएगा। अंग्रेज बहुत चतुर थे, उन्हें मुगलों का अंत देख लिया था कि औरंगजेब तक मुगल चले, लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने हिंदुओं का दमन शुरू किया, औरंगजेब की हड्डियां भी चींटियां खा गई हैं और इसलिए मुगल शासन का अंत हो गया। इस बात को अंग्रेज समझते थे कि यहाँ पर जुल्म और जायदादी नहीं चल सकती है, अंत हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने अंत में समझौता किया और ये तय हुआ कि एक धारा धरती से आकाश तक खुली छोड़ दी जाएगी और वो एक धारा छोड़ दी गई। जब आजादी आई, मैं आपको भाषण नहीं सुना रही, मैं आपको जानकारियां दे रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, भाषण में जब वोट होगा, चुनाव होगा तो मांगूंगी, तब भाषण सुनाऊंगी अच्छा था। अभी तो रिपोर्ट, बच्चा अपनी रिपोर्ट दे रहा है माँ बाप को कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कितने नंबर आए, वो वाला हो रहा है मामला, कौन से क्वेश्चन लगे हुए थे। तो ये तय हुआ कि ब्रिटिश जब चले गए अंग्रेज लोग, तो कौन से वो करार है जो रद्द करने हैं और कौन से करार है जो चालू रखने हैं। तो अलग अलग एक्ट रद्द किए गए हैं, अलग अलग करार रद्द किए गए हैं एक्ट के द्वारा। लेकिन मैंने उस एफिडेविट में हमारे विभाग में लिखा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेजों के साथ मदन मोहन मालवीय जी का, ये आज तक रिपील नहीं हुआ है, इसलिए ये जारी रहेगा। जब अंग्रेज मजबूर हो गए थे गंगा की अभिजनता के लिए, तो भारत की सरकार और भारत की कोर्ट को भी अभिजनता के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इस पर पर्यावरण की भी सहमति हुई, हमने मिलकर के एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट अभी न्यायालय के सामने विचाराधीन है। इस तरह से अभियंता की एक चेष्टा हुई कि हिमालय में गंगा का कहीं गला न कट जाए। इसके बाद में दूसरी बात आई नहरों की, नरोड़ा की नहरों की, भीमगढ़ा की नहरों की और हथनी कुंड से नहरों की, जमुना जी। क्योंकि जब हम गंगा बोले तो ध्यान रखना कि हम गंगा और यमुना पर एक साथ काम कर रहे हैं। हम बोलते गंगा है, प्लांट का नाम गंगा है, लेकिन हम गंगा और यमुना सब पे काम कर रहे हैं। तो बात आई हथनी कुंड की, नरोड़ा की, भीमगढ़ा की, कि जो पानी वहां से निकल रहा है सिंचाई के लिए, किधर प्रदूषण बढ़ गया, सिल्ट बढ़ गई, गलत जगह पे माइनिंग होने लगी और टोटल परिणाम ये आया कि गंगा और यमुना की धाराएं टूट गई जगह जगह से। ऐसे में फिर ये बात आई, तो अब हम तैयारी कर रहे हैं कि जो नरोड़ा से नहरें निकल रही, भीमगढ़ा से निकल रही, हथनी कुंड से निकल रही, यमुना जी की, उन पर नए प्रकार की सिंचाई की प्रणाली हम लागू करें। उसमें हम किसानों की सहायता करें, उसमें हम सरकार की सहायता लें और हम उसको AIDT स्कीम के अंतर्गत लें, जिसमें कि ड्रिप और स्प्रिंकलर पर हम वहां पर ले आवे। इससे लगभग 40% पानी बचेगा और सिंचाई का रकबा 1 भी हेक्टेयर कम नहीं होगा। सिंचाई उतनी ही होगी, उतने क्षेत्र की, लेकिन अगर नई प्रणाली लागू हो गई तो लगभग 40% पानी बर्बाद होता है पुरानी प्रणाली में। वो पूरा पानी बचेगा, वो गंगा और यमुना में छूटेगा और वही गंगा और यमुना की असली अविरलता होगी जब उनका अपना पानी उसमें बहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझे कहा कि वो गंगा का पानी यमुना में डालने को तैयार है हिंडन के द्वारा। तो मैंने उनको बताया कि आप ये मत करना, हर नदी का अपना पानी होता है, जैसे ब्लड का ग्रुप होता है कि नहीं होता है, हर एक का खून हर एक को नहीं चढ़ सकता, इसी तरह से हर नदी का पानी हर नदी में नहीं डाला जा सकता। उसका क्लाइमेट एक होना चाहिए, उसकी एक्वा लाइफ एक होनी चाहिए, उसकी बायोडाइवर्सिटी एक होनी चाहिए। और इसलिए यमुना की अभियंता यमुना की पानी से होगी और गंगा की अभियंता गंगा के ही पानी से होगी। अब इसमें तो 6-7 साल लगेंगे, क्योंकि जब किसानों को हम ड्रिप और स्प्रिंकलर्स पर जाने के लिए कहेंगे, नरोड़ा और हथनी कुंड और भीमगढ़ा से जो नहरें निकल रही के लिए, तो फसल का पैटर्न बदलेंगे फिर। और जब फसल का पैटर्न बदलेंगे तो उसके लिए मार्केट चाहिए होगा और मार्केट रूट चाहिए होगा। इस व्यवस्था में ही मैं बोलती हूँ, 10 साल में कहती हूँ, वो इसके लिए बोलती हूँ कि इसमें 7-10 साल लग जाएंगे। लेकिन सीवेज का नेटवर्क बनाने में 2-3 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का ट्रीटमेंट करने में 2-3 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। प्लानिंग में जरूर बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि समझाने में बहुत समय लगा। मैं आपको बताऊं, बहुत राज्य सरकारें बिल्कुल बैठी हुई थी कि दे दो, DPR बनी रखी है। हमका नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, आपको DPR वैसी बनानी है जैसा कि हमने कैबिनेट में लिखा है, कैबिनेट कोर्ट का जो अप्रूवल हुआ है। इसके कारण देरी हुई है। लोग कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं गंगा में इतना अच्छा काम हो रहा है, तो
दुनिया को क्यों नहीं मालूम? इसके लिए मैंने तय किया है कि मैं बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करूंगा। कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, अखबार में कोई खबर नहीं। अपने आप जितना ये लोग सवाल पूछ लेते हैं मैं उसका जवाब दे देती हूँ, उतना ही काफी है। ये गंगा जी का पैसा है, ये पवित्र पैसा है। प्रसिद्धि के लिए बहुत काम मिलेंगे, खुद की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के लिए गंगा का पैसा खर्च होने वाला नहीं है, इन्होंने तय किया। इसी प्रकार से घाट और क्रिमेटोरिया, कहीं कहीं के घाट भी बने, क्रिमेटोरिया भी बने। क्रिमेटोरिया मतलब तो शमशान। अब सबने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बनवा दो, नहीं करना। कई लोग इच्छा रखते हैं कि लकड़ी से ही हमारा अंतिम संस्कार हो, तो आप किसी की इच्छा को कैसे खत्म कर सकते हैं? इसलिए दोनों प्रकार के रखो। तो उसकी भी प्लानिंग हो गई है। जो पुराने हैं वो रिपेयर हो जाएंगे, जो नए जगह पर होंगे वो शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक रिवर फ्रंट बनेगा, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि यहाँ एक रिवर फ्रंट बनेगा और यहाँ के लोगों से पूछ करके बनेगा। अगर यहाँ शमशान जरूरी है तो होगा, नहीं जरूरी है क्योंकि हर धार्मिक स्थान के पास संस्कार नहीं होता, जहाँ होता है वहाँ बनाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ चेंजिंग रूम कुछ कर देंगे स्नान के लिए और थोड़ा घाट को अच्छा बना देंगे। लेकिन चिकने पत्थर का ही घाट बनाया जाए, इसके तो मैं खिलाफ हूँ। बल्कि जितना हो सके घाट सस्ता होना चाहिए, मोटे खुरदरे पत्थर का होना चाहिए। नहाते हुए फिसल पड़े, महंगा पत्थर हो गया, खाने वालों को खाने को मिल गया, कंपनियों को मुनाफा मिल गया, इसमें घाट नहीं बनेंगे। घाट बनेंगे नहाने वाले की सुविधा को ध्यान में रखकर कि वो आराम से नहा भी महिलाएं कपड़े बदले, शौचालय में जाए, लघु शंका करें, दूर दूर से आके कई बार नहाने के लिए बेचारी बहुत परेशान होती है, और फिर स्नान करें, कपड़ा बदले, फिर पूजा करने को चली जाए। वो एक फैसिलिटी आपको श्रृंगेरपुर में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से कुछ रिवर फ्रंट बनेंगे, जिसमें एक इलाहाबाद में अभी मैं केशव मौर्य जी और अपने गंगा के डीजी के साथ वहाँ खड़ी हुई थी। विक्टोरिया और जो भी चीजें बनी होंगी रिवर फ्रंट, वो रिवर फ्रंट अलग होता है, घाट अलग होता है। एक हरिद्वार में, एक इलाहाबाद में और एक गंगा सागर में, ऐसे 3 हम रिवर फ्रंट बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कुंभ के मेले लगते हैं या बड़ा स्नान होता है मकर संक्रांति का, तो लोग सुविधा के साथ स्नान करें लाखों में। इसी प्रकार से गंगा के किनारे पेड़ कौन से होने चाहिए? हम लोग, आपको याद है पहले एक पेड़ लगा देते थे, बेशरम बोलते थे उसको, बेशरम, बेशरम नहीं, बेशरम। और वो भारत का ही तो कहीं बाहर का था और बहुत तेजी से लगता था। फिर उसको भारतीय जलवायु के खिलाफ माना गया और फिर उसको नष्ट करना पड़ा। इसलिए गंगा के किनारे कौन सा पेड़ होना, ये पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाने के लिए दिया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को, जिनके पास हजारों साल के गंगा के किनारे के पेड़ों की रिसर्च मौजूद है। और उन्होंने हमको वो प्रोजेक्ट बना के दे दिया। हमने कहा ना कि हमें सीधे आपको दे दी तो आपको पत्र लगा देते। आपने 1,500 करोड़ मांगे, फिर उन्हें पीएमसी मांगी। अब धीरे धीरे वो पेड़ लगेंगे, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सॉलिड काम होगा और वो पेड़ लगेंगे। वो मैंने कहा कि वो वही पेड़ होंगे जो गंगा के किनारे होते रहेंगे, उसके अलावा दूसरा पेड़ यहाँ नहीं लगेगा गंगा के किनारे। उन्हें बड़ी रिसर्च करके प्रोजेक्ट तैयार किया। इसी प्रकार से नीरी है, भारत सरकार का पानी का बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर में। नीरी वालों को मैंने कहा कि आप गोमुख का पानी का सैंपल लो और 25 स्पॉट मैंने उनको बताई कि गंगा सागर तक आप पानी का सैंपल लेते जाओ और आप देखो कि गोमुख के पानी की क्या क्वालिटी थी, वो क्वालिटी कहाँ बढ़ी कहाँ उल्टी। और गंगा सागर के नजदीक जब गंगा पहुंची तो वो क्वालिटी बची भी नहीं कि नहीं बची है। और 25 स्पॉट है, कानपुर से पहले, कानपुर के बाद, बिजनौर से पहले, बिजनौर के बाद, बनारस से पहले, बनारस के बाद, टिहरी से पहले, टिहरी के बाद, जहाँ भराव ज्यादा है वहाँ, जहाँ उथलापन ज्यादा है वहाँ, ऐसे। उन्होंने कहा आपको 3 साल लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि मौसम देखने होंगे, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का। उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, एग्जाम में होगी। तो पेड़ का, वाटर क्वालिटी का, ई फ्लो का, डी सिल्टिंग का, गंगा में बहुत सिल्ट हो गई, क्योंकि एक होती है माइनिंग और एक होती है सिल्टिंग। माइनिंग कभी भी हो जाती है, लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पहले नहीं होती थी।
डिसिल्ट करने का मतलब है गाद को हटाना गंगा में से। उसके लिए हमारी कमेटी ने बनाई थी बहुत बड़े इंजीनियर के, उसमें एक्सपर्ट लोग के साथ। फिर नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमें देखना है, क्योंकि बिहार में उसको गाद बोलते हैं, उसको गाद की बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, एक बार हमें और दिखा दीजिए, फिर उसके बाद डिक्लेयर करिए। तो 5 तारीख को उनको दिखाया जाएगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा समस्या है। और उसके बाद गाद का निदान क्या हो सकता है, उनके भी सुझाव लेकर के उस पर अमल करने के लिए जिस जिस मंत्रालय को काम करना है, इंडियन वाटरवे को काम करना है, जलयान विभाग को और पर्यावरण को काम करना है, हमें काम करना, हम सब मिलकर काम करेंगे। इसी प्रकार से GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमने एक काम दिया है कि गंगा की जमीन कितनी है पता तो होना चाहिए। जैसे आदमी जब लेटता है और वो अपना हाथ फैलाएगा ऐसे, तो उतना उसका स्थान है, वो एक्चुअली उसके हाथ का फैलाव और पांव का फैलाव जितना है वो उसका स्थान है। तो गंगा की जमीन कितनी है, भले ही उसके शहर बस गए हो, लेकिन डिक्लेयर हो जानी चाहिए कि ये गंगा की जमीन है, ताकि कल के दिन बाकी की जो जमीन हो बची रह जाए और लोगों को ध्यान रहे कि हम गंगा की धरती पर बसे हुए हैं, और जिस दिन गंगा का मन आएगा वो अपनी धरती वापस क्लेम कर सकती है, क्योंकि उसका अधिकार है उस जमीन के ऊपर। वह भी एक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने की ओर है। इसी प्रकार से हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग और गौ रक्षण गंगा के किनारे, हमें यहाँ आऊंगी उस बात से कि गौशालाओं से गौरव बचते। लोग कहते ना गौशालाएं खुलवा दो, गौशाला में रहेगी बूढ़ी गाय, गौशाला में रहेगी विकलांग गाय, गौशाला में रहेगी घायल गाय, लेकिन गौशाला से गाय कैसे बचेगी? आप कितनी गौशालाएं बना पाओगे? कितनी करोड़ गाय है, उनके लिए कहाँ गौशाला बन पाएगी? गौशाला में से गाय नहीं बचेगी, गाय बचेगी जब गाय किसान को उपयोगी लगेगी जीवन से मरण तक, और घर के पीछे बांधने की जगह होगी और गौचर होगा, जो गौचर अब नहीं बचा। पहले गौचर हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, लोग सवेरे से गाय को छोड़ देते थे गौचर में। गौचर होगा, घर के पीछे बांधने की जगह होगी, और 0 बजट खेती एक सिद्धांत शुरू हो गया है गौमूत्र से और गाय के गोबर से। जब वो शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तब गाय बचेगी। इसलिए हमने तय किया है कम से कम गंगा के किनारे गाय को बचाने का प्रयास होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। इसी प्रकार से हमने HRD से भी MOU साइन किया। एक आध बात तो हमें भूल भी जानी, हम इतना काम किए 3 साल में, मैं आपको बताऊं, कंघी करना भूल जाती थी। आप यकीन नहीं करोगे, नहाती नहीं थी, क्योंकि ये लगता था कि नहाएंगे तो पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि नहाने के बाद पूजा का मूड हो जाता है, तो सोचा नहाते ही नहीं है। नहाना पूजा से संलग्न लगता है ना शरीर में, आपने नहाया पूजा करनी, अब पूजा करनी तो मेरे को जप करने की आदत है पूजा से पहले, आरती करने की, आरती से पहले तो जप करना। तो फिर टाइम कैलकुलेट किया, 1.5 घंटा चाहिए, उतना तो नहीं है, तो फिर नहाई, मतलब जब शिलान्यास नहीं होगा तो उद्घाटन भी नहीं होगा, नहाएंगे। ऐसा भी बहुत हुआ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं भले ही ना रहूं, लेकिन पांडे जी से बहुत, पांडे जी मुझे बहुत स्नेह रखते हैं तो उनको दुख हो गया होगा, लेकिन मैंने गंगा की प्लानिंग ऐसी कर दी है कि मैं रहूं या ना रहूं जिंदा, लेकिन काम उसी प्लानिंग पे करना पड़ेगा और दूसरी प्लानिंग नहीं हो पाएगी। ऐसा चक्कर भी आगे करने का बिल्कुल उसी में चलना पड़ेगा, चाहे 30 मील अप्रोच रहे, ओरिजिनल के साथ ना चले, करना वही पड़ेगा जैसी रचना कर दी है। जन भागीदारी के लिए भी NYKS के लोग यहाँ आए हुए हैं, और रामनारायण सिंह जी, आर्यन सिंह जी, जो यहाँ पुलिस के ऑफिसर हाथ खड़े हो ना, पुलिस वाले थोड़ी खड़े हो, हमारे सीनियर तो हैं। हाँ, आर्यन सिंह जी को यही काम किया है जन भागीदारी का, क्योंकि अभी थोड़े दिख जाइए NYKS वाले हाथ उठाओ, आज NYKS वाले भी आए हैं। आज हमको गंगा सफाई करनी है, गंगा दशहरा लग रहा है शाम से, आज लग रहा है कल उड़िया का दशहरा है, इसलिए NYKS के वॉलंटियर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। 10 करोड़ रुपया NYKS को दिया गया है, 4 करोड़ रिलीज हो गया है, और NYKS के वॉलंटियर और आर्मी का एक बटालियन इंगेज कर लिया गया है। वो सब मिल करके गंगा के तटों को साफ रखने में सहयोग करें।
अब मैं अंतिम बात कहूंगी, सिकुड़ी के लोग यहाँ आए बैरकपुर के, इन्हें सबसे बड़ा काम किया। गंगा की पहचान तो मछलियों से, मछली दर्शन दे तो कहते ना गंगा ने दर्शन दे दिए। गंगा में मछलियां खत्म हो गई, डॉल्फिन खत्म हो गई, कछुए खत्म हो गए, गोल्डफिश खत्म हो गई, महाशय खत्म हो गई। लेकिन वो ये जो बनारस में प्रोजेक्ट बना ना कछुए वाला, उन्हें आज रद्द करवा के आई, क्योंकि वो कछुए के लिए नहीं था, वो जमीनों का भू माफिया के कब्जे के लिए था। तो मैंने कहा कि ना ये तो रद्द करो, इस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का नोटिफिकेशन नहीं है, राज्य का नोटिफिकेशन है। मैं अभी अधिकारियों से बात करके आई हूँ कि आप इसको डी नोटिफाई करिए। और कचरा की सेंचुरी बनानी है तो शूट टंकेश्वर की तरफ बहुत जमीन पड़ी है ग्राम सभा की, उसको लीजिए गंगा के किनारे, और वहां पर आप कछुओं को बचाने के लिए जमीन को आप घेरिए। लेकिन आपने बनारस के दूसरी तरफ सामने जमीन घेर दी और झूम खड़े हो गए, झूम खड़े हो गए। झूम जानते हैं, रेत के टीले, इससे पानी बनारस की तरफ बहुत झुक गया और किनारों में घुस गया है, तटों में, और इतना जोर से घुस गया है कि लाखों लाख साल से जो तट रिपेयर हो रहे थे, बार बार बने हुए थे, उनको संकट खड़ा हो गया। बनारस में बाढ़ आने की स्थिति आ जाती अगर ये कछुआ सेंचुरी डिस्कस नहीं होती। तो हमारी बैठक होने वाली है हमारे विभाग की 4 या 5 को पर्यावरण मंत्रालय के साथ, और वहाँ का मैंने योगी जी को भी अभी केशव जी के द्वारा सूचना करवा दी है कि तुरंत उसको डिसमिस करिए। कछुआ होना चाहिए नदी में, लेकिन कछुआ सेंचुरी के नाम पर कहीं भी गंगा की जमीन को रोक देना, वहाँ टीले खड़े हो जाए और गंगा की धारा शहर की तरफ को झुक जाए तो कितना संकट खड़ा नहीं करना। और प्रोजेक्ट है हमारे पास में, तो डॉल्फिन, महाशिव, गोल्डफिश, हिंसा, ये गंगा की पहचान है। अभी मैं फरक्का ने दिया, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास इसका वीडियो है, लेकिन मैंने कहा कि दिखाना मत, क्योंकि मैं इन चीजों को फैलाना नहीं चाहती। इतनी सुंदर गंगा वहाँ है फरक्का में, जैसी वहाँ है सरस्वती, जो बद्रीनाथ से पहले अलग गंगा में मिलती है, भर भरा से गिरती है वहाँ पर नीचे को। मैं वहाँ ऊपर खड़ी हो गई, लोगों ने कहा यहाँ मछलियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी मछलियां हैं। तो मैं ऊपर खड़ी हो गई रेलिंग पकड़ के, और मैंने कहा हेलो मैडम, तो इतना मछलियों ने छलांग मारी, मैं हाथ बोलता हूँ ऊपर, इतनी सुंदर मछलियों ने छलांग मारी, ऊपर दिखाया हमको कि हम मौजूद हैं। गंगा में मछलियां होना बहुत जरूरी है। गंगा में हम अस्थि विसर्जन नहीं रोकेंगे, मछलियों का भोजन है। गंगा में फूल और मिठाई भी गंगा को नहीं रोकते। गंगा को पॉलिस्टर, पॉलीथिन, प्लास्टिक ये गंगा को नुकसान करता है। ये फालतू की बातें कि पूजन सामग्री से गंगा को हानि होती है। गंगा को हानि होती है प्लास्टिक मटेरियल से, जो केमिकल का मटेरियल होता है उससे। और इसलिए मैं अपने एक बात कैसे खत्म करूंगी, जब मैं मंत्री बनी तो बहुत लोग मिलने आए मुझे, बड़े बड़े देशों के राजदूत, मंत्री, जिन्हें नदियों के काम किया, उन्हें कहा कि हम आपको सहयोग करेंगे। इंग्लैंड ने थेम्स पे काम किया, सबसे पहले तो मुझे ब्रिटिश हाई कमिश्नर के 1 हफ्ते के अंदर ही आते मिले, और उन्होंने कहा कि हमने थेम्स पे काम किया है, आपको हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे गंगा के लिए। राइन नाम की एक नदी है यूरोप में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस में से निकलती है। उनके भी राजदूत मिले, मंत्री भी मिले, उन्हें कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे। मैंने उनको कहा कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, आप हमारे गुरु हो, हम आपसे सीखेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा इंग्लैंड वालों से कि थेम्स को ठीक होने में कितना समय लगा, बोले 50 साल। राइन वालों ने कहा हमको 80 साल लगे। उनको पैसे की कमी नहीं थी, उनको टेक्नोलॉजी की कमी नहीं थी, फिर भी उनको इतना समय लग गया। तो उल्टा मुझे कह रहे थे कि आप जल्दी क्यों कर रही हैं। तो मैंने उनको कहा क्योंकि 29 साल हो चुके, हम उनको गिनेंगे 29 साल का, चाहे भले ही वो फेल के साल रहे हो, लेकिन हम गिनेंगे उनको। और अब 10 साल का है हमारा, जिसमें 2 साल में निर्मलता का फेज गंगा लॉन्चिंग के 1 साल बाद निर्मलता के फेज 1 के रिजल्ट जो 2018 अक्टूबर में आएंगे। फिर निर्मलता के फेज 3 जो लगभग 7 साल लेगा, और अभिनवता और निर्मलता सब टोटल जो मैंने जितनी बोली है सबकी पैकेजिंग मिला करके 10 साल में लोग पंचायतियों की देखने के लिए आए
कि रायन वाले भी आए और देवस वाले भी आए, गंगा पे मोदी की सरकार ने इतना अच्छा काम कैसे कर दिया, जिसके अभी 3 साल निकले हैं, जिसमें 2 साल तो प्लानिंग में गए, भयंकर प्लानिंग में गए, बनाया मिटाया फिर बनाया, करना पड़ा, नई बातें सामने आई। अब आखिरी बात मैं बोलूंगी। लोग मुझको पूछते हैं कि दीदी आप ये बताओ, क्या है गर्मी और सर्दी एक साथ है, तो पसीना भी दे रहा और नाक भी दे रही है आपको, और मैं रुमाल रखती नहीं है, तो मैं तो दुपट्टा ही उसी से रगड़ रगड़ के नाक लाल भी होती जाती है, पोछती भी जाती हूँ, गर्मी भयंकर है ना बाबा। तो लोग मुझे पूछते हैं दीदी बताओ वो तारीख कौन सी होगी जब आप डिक्लेयर कर दोगी कि गंगा निर्मल होगी। आपने रायन वालों से पूछा क्या आप रायन का पानी पीते हैं, 80 साल काम हो गया, बोले नहीं। देवताओं से भी मैंने पूछा क्या आपका पानी पीने के योग्य है, बोले नहीं। और सबसे पुरानी नदी है जो बचा के रखी गई है जैसी की तैसी, वो है एक कैलिफोर्निया राज्य में अमेरिका में एशोमाइट नेशनल पार्क है, उसमें एक नदी बहती है, छोटी सी जंगली नदी है, घूम घूम के गोल गोल, उसके किनारे लोग कैंपिंग करते हैं। वो नदी 400-500 साल पहले जैसी की वैसी ही है, किनारे की घास, उसके किनारे के पेड़, आप सुनिए ना, पत्थर, उसको उन्होंने बदला नहीं, लेकिन उसका भी वो पानी पीते नहीं है। अब गंगा की 2 हिस्से हैं, एक है फेथ, एक है साइंस। अब आएगी निर्मलता की बात कि हम कब घोषित करेंगे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप फेथ के हिसाब से पूछेंगे तो मैं आज भी गंगा का पानी पीती हूँ। अभी देखना फतेहपुर में गंगा के किनारे मुझे पहुंचना है, मुझे पानी पी लेना है। आप लोगे मेरे ऊपर में कानपुर की गंगा का पानी पी लेती हूँ, मैं इलाहाबाद की गंगा का पानी पी लेती हूँ, मैं अभी गंगा सागर की जो नाव ले रही है वहीं से बहे आ रही है, क्योंकि मैं जगह जगह गंगा का पानी पीते हुए आ रही हूँ। और उस पानी में जो बीमारियां बताएंगे तो मुझे ये भी नहीं लगी। ये फेथ है, विश्वास है, आस्था है। माँ को कितने भी रोग हो, लेकिन बच्चा जब माँ की गोद में बैठेगा तो माँ का आशीर्वाद लगेगा, माँ की बीमारी नहीं लगेगी। मेरी माँ दमे की मरीज थी, बुढ़ापा उनका जो आया तो उनको दमा हो गया और दमे से ही उनकी मृत्यु हुई। तो जब वो अस्पताल में भर्ती थी तो उनके बिना सोती नहीं थी, बड़ी हो गई थी लेकिन सोती उन्हीं के साथ। डॉक्टर ने कहा तो साथ ही सुनाना। तो माँ क्या करती थी कि जब सब चले गए, प्राइवेट वार्ड था, मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई उन वार्ड में नीचे रिश्ते डाले रहते थे, और मैं माँ को तो देखती रहती थी कि माँ के साथ सोने को काम मिलेगा। तो फिर माँ धीरे से ऐसे जब तक सो जाते थे तो कहती थी आ जा, और मैं माँ के साथ सो जाती थी। लेकिन मुझे जमा नहीं हुआ, मैं खुद 58 साल की हो गई। माँ को लगभग गए होंगे, वो गई थी 1980 में, बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन मुझे वो जमा नहीं हुआ और माँ की मृत्यु ही दवा से हुई। और सुबह 4-5 बजे जैसे ही माँ को पता था, लगता था कि भाई और दीदी जग जाएंगे, तो माँ मुझे उठा देती, चल जल्दी अपने बिस्तर पर चली जा रही तो पिटाई हो जाएगी थी। तो कोई बीमारी नहीं लगी माँ की। तो माँ है ना, वो करोड़ों लोग नहाते हैं उसमें, कल्पवास करते हैं, कुछ नहीं होता उनको। ये है फेथ। इसको चैलेंज मत करो, इसको क्वेश्चन मत करो, इसको ऐसे रहने दो जैसा है, फेथ जैसा है वैसा ही रहने दो। दूसरी चीज है साइंस। अब हम साइंटिफिक तरीके से कब डिक्लेयर करेंगे कि गंगा अब निर्मल हो गई। उसमें मैं बहुत सोची कि कैसे डिक्लेरेशन होगा, इसमें मेरा बहुत सिर घूमा, बहुत पढ़े लिखे तो है नहीं, तो बहुत दिमाग लगाया जोर जोर से कि ये कैसे साइंस से कैसे होगा। तो एक ही बात समझ में आई कि नदी की निर्मलता की पहचान है उसकी जीवन शक्ति, और जीवन शक्ति की पहचान है उसमें मछलियां, उसमें कछुए, उसमें सरीसृप, उसमें डॉल्फिन। इसलिए गंगा की निर्मलता का टेस्ट हम किसी लैब में नहीं कराएंगे। हम उन लोगों से नहीं पूछेंगे गंगा निर्मल हो गई कि नहीं जो पितर पक्ष में पितरों का गंगा के पानी से तर्पण करते हैं और खुद नहीं पीते गंगा का पानी, मिनरल वाटर का पानी पीते। और मैं तो आपको भी कहूंगी कि पितर पक्ष में आप जब भी पितरों का तर्पण करें तो या तो गंगा का पानी आप खुद पीना, नहीं तो गंगा के पानी से आप पितरों का तर्पण मत करना। जो आप पी नहीं सकते तो आप को क्यों पिला रही है। पहले गंगा को इस लायक बनाइए कि आप पिए और अपने बाप दादू को भी पिलाएं। ये तो पागल हो गया था कि आप मिनरल वाटर की बोतल साथ में लिए हैं
और पितरों को लोटा भर पानी गंगा जी का पिला रहे हैं। और पंडित जी ने कहा चलिए गंगा जल में आचमन। तो कैसे करते हैं ताकि अंदर न चला जाए, जीप की नोक रह जाए। और पितरों को भर लोटा गंगा पिला देते हैं, क्योंकि ये मान लिया कि मरे तो मरा ही नहीं, तो जिंदा नहीं ना मरा आदमी ज्यादा दुखी होता है ऐसी बातों से। अगर आप उनको किया तो फिक्र मानिए मत, मानते हैं तो ध्यान रखिए कि आपसे ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं बेचारे वो, क्योंकि उनके पास तो शरीर तक नहीं है चीजों को झेलने के लिए। तो इसलिए हम उनसे नहीं पूछने वाले। जहां जो मछली जितनी होनी चाहिए उतनी जिस दिन हो जाएगी उस दिन वो मछलियां ही डिक्लेयर कर देंगी कि गंगा निर्मल हो गई। और इसलिए पृथ्वी वालों को हमने पूरा प्रोजेक्ट दिया है। डॉल्फिन, गोल्ड फिश, महाशिर सबको छोड़ने, हिंसा चंबल तक जाती थी गंगा की हिंसा। अब हमने फरक्का में फिश ट्रेडर लगाने की तैयारी की है। मछुआरों का बहुत बड़ा रोजगार चला गया, गंगा का रोजगार का तो पक्ष ही अलग है। उसके लिए हमने और एक प्रोजेक्ट बनाया है, कम्युनिटी लिवलीहुड, यानी कितने लोगों को, कितनी कम्युनिटीज को गंगा से रोजगार और व्यवसाय मिले हुए थे, उनकी बहाली फिर से कैसे हो रोजगारों की। तो इसलिए ये वो जगह है जिन्हें राम की नैया पार करवाई थी, उनके राजा थे वो। ये निषाद राज की जगह है ना, जब केवट तो उनकी प्रजा था और निषाद राज उनके राजा थे। और निषाद राज वो व्यक्ति थे जो भरत से लड़ने को तैयार हो गए थे, अगर आपको याद हो, बल्कि लड़ ही पड़े होते अगर उनको नहीं रोका गया होता तो। वो राम की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए थे। पूरी दुनिया राम से प्रार्थना करती है कि आप हमारी रक्षा करो। ये वो जगह है जिसने राम जी को कहा कि घबराओ मत, मैं मौजूद हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यहाँ राम की बहन शांता है, जिसने बूढ़े व्यक्ति से इसलिए विवाह किया ताकि उसका पिता पुत्र के अभाव में तड़प करके ना मरे और उनका वंश चले। और इसलिए शांता ने विवाह किया श्रृंगी ऋषि के साथ। श्रृंगी ऋषि को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं बात लग तो गई, मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए जब मैंने शांता को प्रणाम किया तो मैंने कहा दीदी तुम्हारे ही बलिदान के कारण रघुवंश चला अंत में, क्योंकि तुम्हारा विवाह हुआ एक वृद्ध व्यक्ति के साथ, पुत्र की या के समय पर तुम गिफ्ट कर दी गई श्रृंगी ऋषि को। और इसलिए राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ और इक्ष्वाकु का वंश चला, फिर तुम्हारी वजह से चला। अब हो सकता है श्रृंगी ऋषि से थोड़े नाराज हो, लेकिन मेरे को दिल में ऐसा आया और बहुत दिनों तक मेरा दिल इस बात को लेकर उदास रहेगा। कुछ बातों से मेरा मन बहुत उदास होता है। जैसे रामचंद्र जी वनवास में गए तो सीता जी बोली मैं साथ चलूंगी, लेकिन जब उन्होंने सीता जी को वन में छोड़ा तो अकेले छोड़वा दिया। अब मुझे कहीं प्रभु अगर मिल गए तो मेरे मन में पहला सवाल यही आना है कि जब आप वन में गए तो भाभी आपके साथ गई, लेकिन जब भाभी को आपने जंगल में छोड़ा तो आप रास्ता छोड़ के उसके साथ छोड़े चले, आपने उसको अकेला क्यों छोड़ा। अब मुझे पता है सीता जी मुझे बहुत डांटेगी, ऐसी बात नहीं करते बड़े भाई से, लेकिन मेरे दिल को तो ठेस लगी हुई है ना कि वही शिवा जी अलोन राम उनके साथ क्यों नहीं गए, ये बात तो है ना दिल में। अब वो कहेंगे कि राम राज्य के लिए इतना आदर्श स्थापित करना था, ठीक है, आदर्शों के लिए यही बड़ी चढ़नी थी, लेकिन सीता भी बहुत अकड़ वाली थी। और इसलिए मैं अभी सीता समाहित स्थली देखती आई हूँ। महिलाओं को कहा जाता है पतिव्रता बनो, कैसी बनो, सीता के समान। लोग समझते हैं, धोखे में बोल देते हैं लोग समझते हैं कि सीता के समान पतिव्रता होने के लिए कह देंगे गाँव जाएंगी, रोटी बनाएंगी, जी उजरी करेंगी, उन्हें पता ही नहीं है कि सीता कितनी दबंग और अकड़बाज थी। जब लव और कुछ हराने वाले थे राम को तो हनुमान जी की संधि से मामला ठीक हुआ था, आपको याद है कि सीता ने ऐसा दूध पिलाया था अपने बेटों को कि राम हार गए होते लव और सीता के जन्मी संतान से, क्योंकि उनमें राम का अंश था और सीता का दूध उसमें मिला हुआ था, इतनी ताकत सीता के अंदर। और जब ये तय हो गया कि अब लव कुछ लौटेंगे तो सीता ही नहीं दिया अयोध्या, आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि सीता का आदर्श बता करके स्त्रियों को कहेंगे कि अपमान बर्दाश्त करो, उनको याद रखना पड़ेगा कि सीता ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया था।
और उन्हें कहा था कि जिस राजधानी से हाथ पकड़ के मुझे निकाल दिया गया उस नगरी में मैं पांव नहीं रखूंगी। जिस धरती ने मुझे जन्म दिया था वही मुझे अपनी गोदी में ले ले। परंतु सीता समेत स्त्री यही पीछे ही है जहाँ आपने देखी है। इसलिए याद रखना, स्त्रियों को पतिव्रता होना है, यानी घर गृहस्थी चलाने की दक्षता होना है, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना है, अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना है। इस गीता जी से भी सीखने को मिलता है। और गंगा ये भी नारी ही है, नदी और नारी का वो है ना, प्रभु जी तेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, एक नदिया एक नार कहावत लहरो नीर भरो। जब दोनों मिले एक वरण है तो सुर से ही नाम करो। और प्रभु जी बोले अवगुण चित न करो। ये नदी और नारी की कहानी है, ये अनंत संघर्षों से अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। इसको रोकना नहीं चाहिए, रोकेंगे तो तबाही आ जाएगी, विनाश आ जाएगा। इसकी जीवन धारा चलती ही रहे, इसी में सहयोग करना चाहिए। यही मैं गंगा माँ को प्रणाम करती हूँ। पीछे अपनी दीदी